हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एडमिशंस। तो देख लेते हैं कि एडमिशन से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और हम लोग आज की इस क्लास में कौन सी हेडिंग्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 17 विच डिफाइंस एडमिशन। उसमें हम लोग मीनिंग भी देखेंगे और काइंड्स भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे हु कैन मेक एडमिशंस, या फिर कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एडमिशंस कर सकते हैं, जिनका एडमिशंस रेलिवेंट है। तो उसमें हम लोग सेक्शन 18, 19 और 20 रेफर करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में रेलेवेंसी ऑफ एडमिशन, जो कि दिया है सेक्शन 21, 22, 22A और 23 में। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और एट द एंड वी विल डिस्कस द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशंस की एडमिशंस की क्या एविडेंशियरी वैल्यू है। इसमें हम लोग सेक्शन 31 और 58 डिस्कस करेंगे विच टॉक्स अबाउट द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशंस। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 17 से विच डिफाइंस एडमिशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एडमिशन। डेफिनेशन सेक्शन 17 में दी हुई है एडमिशंस की। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। तो मीनिंग क्या होता है एडमिशन का, अगर हम लोग जनरल सेंस में देखें तो एडमिशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय मेकिंग एनी स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट देकर अगर कोई पर्सन एक्नॉलेज कर रहा है किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को, नॉन एग्जिस्टेंस को, तो वो एडमिशन कहलाएगा। ये इसका जनरल मीनिंग है। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 17 में जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें क्या कहा है एडमिशन के बारे में। तो सेक्शन 17 की डेफिनेशन पढ़ते हैं। उसमें कहा गया है कि एडमिशन मीन्स एनी स्टेटमेंट, कोई ऐसा स्टेटमेंट विच मे बी इन ओरल फॉर्म, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये जो स्टेटमेंट है एडमिशन का, ये ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है लिखित में, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। दूसरी चीज कहिए इट सजेस्ट एन इन्फ्रेंस एज टू फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। एडमिशन ऐसा स्टेटमेंट है विच सजेस्ट एन इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मीन्स इट इज शोइंग द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अब फैक्ट एंड इशू क्या होता है, रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोग, जिसमें डेफिनेशंस पढ़ी थी एविडेंस की। तो फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में इंसान जो भी स्टेटमेंट दे रहा है ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो एडमिशन कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हर स्टेटमेंट जो इंसान बोल रहा है वो एडमिशन नहीं होगा। सिर्फ वही स्टेटमेंट एडमिशन होगा विच इज शोइंग सम कनेक्शन और इन्फ्रेंस विद द फैक्ट एंड इशू और द रेलेवेंट फैक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। दूसरा, इट इज मेड बाय द पर्संस, हेयर एंड आफ्टर मेंशन डेफिनेशन में लिखा है, मींस ऐसे पर्संस जो यहाँ अभी मेंशन्ड है आगे के सेक्शंस में, सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 20 में दिया हुआ है कि कौन कौन एडमिशन कर सकता है। तो इट शुड बी मेड बाय द पर्संस हु आर रेफर्ड अंडर सेक्शन 18, 19, 20 एंड इट शुड बी मेड अंडर द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड अंडर 18 to 30। तो ये डेफिनेशन है। फिर से डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो एडमिशन मीन्स एनी स्टेटमेंट, इट मे बी इन ओरल फॉर्म, डॉक्यूमेंट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। स्टेटमेंट किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए, तो स्टेटमेंट फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट से ही रिलेटेड होना चाहिए। उन पर्सन्स के द्वारा वो मेड किया जाना चाहिए, उन पर्सन्स ने एडमिशन किया हो जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है 18 से 20 में, और उन सर्कमस्टांसेस में किया जाना चाहिए एडमिशन जो कि 18 से 30 में मेंशन्ड है। ये डेफिनेशन पूरा एडमिशन को बताती है कि एडमिशन क्या है। तो हम लोगों ने देख लिया मीनिंग ऑफ एडमिशन। इट मीन्स एनी स्टेटमेंट वे बाय पर्सन एक्नॉलेजेस एनी फैक्ट, और हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली। अब हम लोग देखते हैं कि काइंड्स ऑफ एडमिशन थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कौन लोग एडमिशन कर सकते हैं और फिर रेलेवेंसी देखेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स या टाइप्स ऑफ एडमिशन के बारे में। तो एडमिशन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। दो तरह का एडमिशन हो सकता है। पहला है जुडिशियल एडमिशन और दूसरा है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। जुडिशियल को फॉर्मल एडमिशंस भी कह सकते हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल इनफॉर्मल एडमिशन कहलाया जा सकता है। अब जुडिशियल एडमिशन क्या होता है, तो जुडिशियल एडमिशन ऐसा एडमिशन वेयर द पर्सन मेक्स एनी स्टेटमेंट इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने जब इंसान कुछ स्टेटमेंट दे रहा है इन रिलेशन टू द फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट, कोई स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दे रहा है, वो या फिर ओरली दे रहा है या फिर प्लीडिंग्स में दे रहा है, किसी सूट और प्रोसीडिंग में कोर्ट के सामने जब एडमिशन इंसान करता है तो वो जुडिशियल या फॉर्मल एडमिशन कहलाता है।
ये दो तरह से हो सकता है, या फिर आप ओरल कोर्ट के सामने गवाही दे रहे हैं या फिर आप प्लीडिंग्स में लिख के दे रहे हैं, तो वो एडमिशन माना जाएगा जुडिशियल एडमिशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन एज द नेम सजेस्ट, ये ऐसा एडमिशन है विच इज मेड आउटसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ। ये कोर्ट के सामने होता है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन मतलब अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ, इफ द पर्सन मेक्स एनी स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द केस, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल या इनफॉर्मल एडमिशन कहलाता है। अब इसकी रेलेवेंसी क्या है? तो अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन जो कोर्ट के सामने इंसान नहीं बोल रहा है, अगर उसको ड्यूली प्रूफ कर दिया गया है कोर्ट में, अगर अच्छे से उसको प्रूफ कर दिया गया है, साबित कर दिया गया है, तो ये भी रेलेवेंट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एडमिशन। अब हम लोग देखते हैं हु कैन मेक एडमिशन। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हु कैन मेक एडमिशंस। ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं हु आर अलाउड टू मेक एडमिशंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये डिस्कस किया गया है सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 20 में। 3 सेक्शन है 18, 19 और 20, जिसमें कहा गया है उन पर्सन्स के बारे में बताया गया है जो कि एडमिशन कर सकते हैं और उनका एडमिशन रेलेवेंट माना जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 18 में कौन कौन से लोग हैं जो एडमिशन कर सकते हैं। सबसे पहला है द पार्टी टू द सूट और द प्रोसीडिंग। जो पार्टीज हैं वो एडमिशन कर सकती हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जैसे सिविल केस में कौन पार्टीज होंगी? प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, वो एडमिशन कर सकती है, वो कोई स्टेटमेंट बोल सकती है अपने केस से रिलेटेड। क्रिमिनल केस में अक्यूज्ड हो जाएगा, विक्टिम हो जाएगा। तो ये पार्टीज टू द सूट है, ये दे कैन मेक एडमिशन। दूसरा है ऑथराइज्ड एजेंट। ये जो पार्टी है, अगर उन्होंने किसी एजेंट को ऑथराइज किया हुआ है तो वो एजेंट भी एडमिशन दे सकता है, कर सकता है, प्रोवाइडेड द एजेंट शुड बी ऑथराइज्ड। ऑथराइज किया जाना चाहिए उस एजेंट को, तभी वो एडमिशन उसका रेलेवेंट माना जाएगा। तो दो लोग देख लिए, पार्टी टू द केस एंड देयर ऑथराइज्ड एजेंट। तीसरा है पार्टी इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। ऐसी कोई पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, तो वो पर्सन भी एडमिशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कर्ता रिप्रेजेंट द जॉइंट हिंदू फैमिली, तो कर्ता कैन मेक एडमिशन। और एग्जाम्पल्स इसके हो गए एग्जीक्यूशनर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रिसीवर्स। तो ये सब रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होल्ड करते हैं, दे कैन ऑल्सो मेक एडमिशन अंडर सेक्शन 18। नेक्स्ट कम्स पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट मैटर है हमारी सूट का, हमारी प्रोसीडिंग का, कोई सब्जेक्ट मैटर है और उस सब्जेक्ट मैटर में कोई और तीसरा व्यक्ति इंटरेस्टेड है, कोई भी पिक्यूनरी या प्रोप्राइटरी पैसे से इंटरेस्टेड है, या लैंड है उसका शेयर कर रहे हैं, जॉइंट ओनर्स हैं, तो ये पर्सन भी एडमिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर लैंड है और लैंड में केस सूट चल रहा है, उसके को ओनर्स हैं, तो जो दूसरा को ओनर है वो एडमिशन कर सकता है बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर। तो ये हो गया पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। लास्ट है पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड। किसी इंसान से वी आर डिराइविंग एनी इंटरेस्ट, देन दैट पर्सन कैन ऑल्सो मेक एडमिशन। तो सेक्शन 18 में क्या हो गया? पार्टीज हो गई, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, अक्यूज्ड, विक्टिम। पार्टी के ऑथराइज्ड एजेंट हो गए, ऐसे पर्सन्स हु आर होल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, जिसमें कर्ता, एग्जीक्यूशनर और रिसीवर आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो ये भी आ जाएंगे। फिर पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर जो है केस का, सूट का, उसमें अगर इफ पर्सन हैज़ एनी, कोई तीसरा व्यक्ति है जिसका प्रोप्राइटरी या पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, वो भी एडमिशन कर सकता है। और लास्ट पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड। तो ये सारे लोग सेक्शन 18 में एडमिशन कर सकते हैं। अब 19 में देखते हैं। 19 में कहा है पर्सन हुज पोजिशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट। इसका एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं कि ये क्या है। 19 कहता है कि पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट। तो ऐसा पर्सन हुज पोजीशन इज इन इशू, हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी, दैट पर्सन कैन ऑल्सो मेक एन एडमिशन। तो ये कौन पर्सन, कैसी पोजीशन, इसको हम लोग उस एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि बेयर एक्ट में ऑलरेडी मेंशन है। तो उस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि एक बी आदमी है, बहुत रिच, एंड इसने एजेंट रखा हुआ है जो कि ए है, और ए का काम है कि जो बिल्डिंग्स हैं बी की उससे रेंट कलेक्ट करने का। तो बी का एजेंट है ए, और ए का काम है सब लोगों से रेंट कलेक्ट करना। ए इनका एजेंट है। बी ने ए को सू कर दिया है क्योंकि ए ने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया। तो ए का काम था रेंट कलेक्ट करना, बी के अंडर वो काम कर रहा था, बट बी ने फिर फर्दर उसको ए को सू कर दिया कि आपने सी से रेंट क्यों नहीं कलेक्ट किया। तो ये केस इन लोग के बीच में है। अब यहाँ पर जो सी है, इसकी जो पोजीशन है, इट मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट, क्योंकि सी की पोजीशन यहाँ इंपॉर्टेंट है। सी जो भी स्टेटमेंट यहाँ देता है वो इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ ए। सी अगर कहता है कि हाँ रेंट ले लिया है, ए ने कलेक्ट कर लिया है, तब तो ए लायबल नहीं होगा।
बट अगर सी कहता है कि नहीं मुझसे रेंट नहीं कलेक्ट करा है तो ए लायबल हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ सी की पोजीशन जो है इट इज इंपॉर्टेंट। सी क्या कहता है, इट विल डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ ए। सो द लायबिलिटी ऑफ ए डिपेंड्स ऑन वेदर सी ओड रेंट टू बी और नॉट। तो इसी वजह से हियर सी कैन मेक एडमिशन, जबकि सी पार्टी टू द सूट नहीं है, बट बिकॉज सीज पोजिशन इज इंपॉर्टेंट, इज क्रूशियल हियर, इट विल डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ ए। इसी वजह से सी यहाँ पर पार्टी जबकि नहीं है तब भी वो एडमिशन कर सकता है अंडर सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 में यह है कि सी की पोजीशन इतनी क्रूशियल है, सी जो भी बोलेगा उससे जो पार्टीज हैं उनकी लायबिलिटी डिसाइड होगी। इसी वजह से सी एडमिशन यहाँ कर सकता है एंड इट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 19। तो ये सेक्शन 19 को समझाने के लिए एग्जाम्पल डिस्कस किया मैंने। तो हम लोगों ने 19 देख लिया कि पर्सन हुज पोजेशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट, सच पर्सन कैन ऑल्सो मेक एडमिशन। लास्ट है सेक्शन 20। सेक्शन 20 में कहा गया है कि अगर पार्टी किसी इंसान को स्पेसिफिकली रेफर कर रही है कि कोर्ट जाके उस थर्ड पर्सन से पूछ ले तो वो थर्ड पर्सन भी एडमिशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ घोड़ा बेचने का, टू सेल अ हॉर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन उठा ये कि वेदर द हॉर्स इज साउंड और नॉट। तो ए ने कहा कि जाके सी से पूछ लो, सी को पता है कि वेदर दैट हॉर्स इज साउंड और नॉट। तो जब ए ने किसी पार्टी ने, जो कि पार्टी टू द सूट था, उसने किसी तीसरे व्यक्ति को स्पेसिफिकली रेफर कर दिया कि कोर्ट जाके सी से पूछे कि वेदर द हॉर्स इज साउंड और नॉट, तो सी जो है वो सेक्शन 20 के अंदर एक्सप्रेसली रेफर किया गया है पार्टी टू द सूट से और सी एडमिशन कर सकता है। मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि कोर्ट जाके तीसरे व्यक्ति से पूछ ले अगर कोर्ट को पता करना है कि फैक्ट सही है कि नहीं सही है, तो जो तीसरा व्यक्ति है वो सेक्शन 20 में एडमिशन कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि कौन कौन पर्सन्स एडमिशन कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रेलिवेंसी ऑफ एडमिशंस, कि एडमिशंस कब रेलिवेंट होते हैं। तो सेक्शन 21 में इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रूफ ऑफ एडमिशंस और इट ऑल्सो लेज डाउन द रेलिवेंसी ऑफ एडमिशंस कि कब कब एडमिशंस रेलिवेंट माने जाएंगे। तो सेक्शन 21 में लिखा हुआ है, जनरल रूल जो है वो पहले पैराग्राफ में दिया है कि एडमिशंस आर रेलिवेंट एंड एडमिसिबल अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, बट इट कांट बी प्रूव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। इसका मतलब है कि इफ द पर्सन मेक्स एनी एडमिशन, कोई स्टेटमेंट वो अपने अगेंस्ट दे रहा है, अपने खिलाफ दे रहा है, तभी वो स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा। यानी कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स आर एडमिसिबल एंड रेलिवेंट। और अगर इंसान अपने फेवर में कुछ बोल रहा है तो वो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होता है। अपने फेवर में तो सब लोग बोलते हैं, तो हर इंसान अपने फेवर में बोलेगा ही, तो ऐसे जो एडमिशंस होते हैं वो रेलेवेंट एडमिसिबल नहीं होते हैं। जनरल रूल यही। अब इसके 3 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं नीचे 3 पॉइंट्स में, वो एक्सेप्शंस देखते हैं कि कब सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स भी एडमिसिबल होंगे। सेक्शन 21 का जनरल रूल देखा जिसमें कहा गया कि ओनली सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स आर एडमिसिबल। अपने विरुद्ध कोई स्टेटमेंट इंसान देता है, देन एज पर सेक्शन 21 जनरल रूल 2 स्टेटमेंट्स आर एडमिसिबल। अब इसका एक्सेप्शन नीचे दिया हुआ है 3 पॉइंट में। एक्सेप्शन मतलब कि सिचुएशंस व्हेन सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स विल बी एडमिसिबल। अपने फेवर में, अपने इंटरेस्ट में अगर कोई इंसान स्टेटमेंट दे रहा है तो किन किन 3 सिचुएशंस में वो एडमिसिबल माना जाएगा। तो ये 3 सिचुएशंस दी हैं। पहला है, इफ द पर्सन वर डेड देन सच स्टेटमेंट वुड हैव बीन रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32। इसमें है फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन है, मीन्स इफ द पर्सन इज मेकिंग एनी स्टेटमेंट व्हेन ही इज अबाउट टू डाई एंड ही टेल्स अबाउट द कॉज ऑफ हिज डेथ, तो वो स्टेटमेंट सेक्शन 32 के अंडर वो रेलेवेंट माना जाता है, प्रोवाइडेड द पर्सन हैज़ डाइड। स्टेटमेंट वो मरते मरते दे रहा है और उस मरते हुए स्टेटमेंट में बता रहा है कि किस तरह से और किन वजहों से उसकी मौत हो रही है या फिर ही इज़ इन दैट सिचुएशन, और वो सब्सिक्वेंटली मर जाता है, तो ये स्टेटमेंट 32 के अंदर रेलेवेंट माना जाता है। बट अगर वो पर्सन नहीं मरता है एंड ही सर्वाइव्स, देन वो स्टेटमेंट 21 के एक्सेप्शन में यहाँ पर तो वो एडमिसिबल माना जाएगा। तो अगर वहाँ वो मर जाता है डाइंग डिक्लेरेशन तो ये सेक्शन 32 में चला जाएगा। अगर वो जिंदा हो रहता है, इफ ही सर्वाइव्स, देन ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट तो है ही, बट इफ द पर्सन सर्वाइव्स देन वो स्टेटमेंट यहाँ रेलेवेंट हो जाता है। तो दूसरा है जहाँ पर सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा, वो है स्टेटमेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी। इसमें क्या है
कि एक पर्सन कोई स्टेटमेंट दे रहा है और वो स्टेटमेंट दे रहा है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, और जब वो स्टेटमेंट दे रहा है तो ये स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है जिसके बारे में वो बता रहा है, और उसका कंडक्ट जो है वो भी इस तरह से सबके सामने आ रहा है, उससे कंडक्ट से भी पता चल रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। तब इस सिचुएशन में भी सेल्फ सर्विंग एडमिशंस रेलेवेंट होते हैं। फिर से कि पर्सन इज मेकिंग एनी स्टेटमेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट एंड ऑफ माइंड एंड ऑफ बॉडी, और जब वो स्टेटमेंट दे रहा है तब उसका वो स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कंडक्ट भी ऐसा है, उसका चाल ढाल भी ऐसी है जिससे पता चलता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। इट इज रेंडरिंग द फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल, तो भी सेल्फ सर्विंग एडमिशंस रेलेवेंट होंगे। और लास्ट सिचुएशन जो है वो ऐसी स्ट्रिक्टली एक्सेप्शन नहीं है इसका, पर फिर भी when the statement is relevant otherwise than on admission, एडमिशन के अलावा भी अगर किसी सेक्शन में वो कवर हो रहा है, सेक्शन 6 के रेस्ट जेस्टे में कवर हो रहा है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 8 में कवर हो रहा है, कहीं और भी अगर वो कवर हो जा रहा है तब भी सेल्फ सर्विंग एडमिशंस रेलिवेंट होंगे। जो यहाँ फॉल नहीं कर रहा वो इधर फॉल कर जाता है, किसी और सेक्शन में सेक्शन 6, 8, 7 में अगर फॉल कर रहा है देन इट विल बी रेलिवेंट। तो ये हो गया, हम लोग ने देखा रेलिवेंसी ऑफ एडमिशंस। इसी सेक्शन से कन्फेशंस की भी रेलिवेंसी गवर्न होती है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इसके आगे के जो सेक्शन है 22, 22A और 23 वो डिस्कस करते हैं। अब हम लोग रेलिवेंसी ऑफ एडमिशंस में नेक्स्ट सेक्शन जो देख रहे हैं वो है सेक्शन 22। सेक्शन 22 बात करता है कि व्हेन कैन अ पर्सन गिव ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बताने के लिए कब कब इंसान ओरल एडमिशंस कर सकता है। तो एज अ जनरल रूल लिखा हुआ है कि ओरल एडमिशंस नहीं किए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू टेल द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, बट दो ऐसी सिचुएशन है जब पर्सन इज अलाउड टू गिव ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो दो सिचुएशंस कौन सी हैं वही सेक्शन में मेंशन्ड है। पहला है व्हेन ही इज़ एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, और दूसरा है व्हेन द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ इन क्वेश्चन। तो इन दो सिचुएशंस में ही पर्सन ओरल एडमिशंस कर सकता है एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, और बाकी किसी सिचुएशन में नहीं कर सकता है। सेक्शन 22A बात करता है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर रेलिवेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के क्या कंटेंट्स थे ये बताने के लिए कब पर्सन इज अलाउड टू मेक ओरल एडमिशंस। तो एक ही सिचुएशन है व्हेन द जेन्युइननेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रेलिवेंट। जब जेन्युइननेस की बात होगी, क्या वो जेन्युइन था कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तभी पर्सन इज अलाउड टू मेक ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बाकी किसी सिचुएशन में नहीं कर सकता। और ये जो सेक्शन है सेक्शन 22A ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ है बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से इसको ऐड किया गया है। 17 अक्टूबर 2000 में इसको जोड़ा गया था। रेलेवेंसी ऑफ एडमिशन से रिलेटेड लास्ट सेक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है सेक्शन 23। सेक्शन 23 सिर्फ सिविल केसेस में लगता है, और सेक्शन 23 ये बताता है कि सिविल केसेस में कब एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा। तो ये दो सिचुएशन है जब एडमिशंस इररेलेवेंट होंगे सिविल केसेस में। पहला, अगर पार्टीज़ ने कोई एक्सप्रेस कंडीशन डाली हुई है कि एडमिशंस नहीं करने हैं, एविडेंस किसी चीज़ का नहीं देना है सिविल केस में, तो इंसान एडमिशन नहीं कर सकता। एक्सप्रेस कंडीशन उन लोगों ने डाली हुई है। और दूसरा है व्हेन इट इज़ मेड अंडर सर्कमस्टांसेस दैट द पार्टीज अग्री देन एविडेंस ऑफ इट इज़ नॉट टू बी गिवन। उन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया है, पहले से अग्री कर लिया है कि पर्टिकुलर चीज़ का एविडेंस नहीं देना है, और जब उन लोगों ने पहले से एग्री कर लिया है तो भी उसका एडमिशन नहीं किया जा सकता है। तो ये दो सिचुएशन है, इफ़ इट देयर इज़ एन एक्सप्रेस कंडीशन, और दूसरा व्हेन देयर इज़ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी के किसी पर्टिकुलर चीज़ में एविडेंस नहीं देना है। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन, और इसके रिलेशन में दो सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, सेक्शन 31 एंड सेक्शन 58। दीज टू सेक्शन टॉक्स अबाउट द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशंस की, एडमिशंस की क्या एविडेंशियरी वैल्यू है। तो सेक्शन 31 हम लोग रीड करते हैं। तो सेक्शन 31 में लिखा है कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट दे मे ऑपरेट एज एस्टॉपल। एडमिशंस कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं बट वो एस्टॉपल की तरह काम करते हैं। तो ये एविडेंशियरी वैल्यू इन्होंने बताई है, सेक्शन 31 में लिखा हुआ।
कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है एडमिशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इफ़ अ पर्सन मेक्स एनी स्टेटमेंट, एक इंसान कोई स्टेटमेंट बोलता है तो सामने वाला उस स्टेटमेंट को डिनाई करने के लिए, डिस्प्रूव करने के लिए, कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए दूसरा स्टेटमेंट बोल सकता है, दूसरे फैक्ट्स प्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। एग्जाम्पल लेते हैं, ए मेड एनी स्टेटमेंट, देन बी इस स्टेटमेंट को डिनाई करने के लिए दूसरा स्टेटमेंट या कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट ला सकता है, डिस्प्रूव कर सकता है इसको। इसका ही मतलब है कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। अब इट में ऑपरेट एज एस्टॉपल का क्या मतलब है? एडमिशन एस्टॉपल की तरह काम करता है। एस्टॉपल का क्या मतलब होता है? एस्टॉपल का मतलब ये है कि ए ने कोई स्टेटमेंट बोला और इस स्टेटमेंट के चलते, इस स्टेटमेंट के प्रभाव में आकर सामने वाले ने, बी ने, ही ऑल्टर्ड हिज पोजीशन, ही चेंज हिज पोजीशन। अब जब उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है इनके स्टेटमेंट के प्रभाव में आकर, तो अब सब्सिक्वेंटली ए विल नॉट बी अलाउड टू गो बैक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। ए अब अपने पिछले स्टेटमेंट में फिर से नहीं जा सकता। ए ने जो पहले बोल दिया वो बोल दिया। ऐसा अब नहीं होगा कि इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो ए पीछे हट जाए। ए ने जो एक बार बोल दिया और उस बोलने के चक्कर में बी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो अब अपने पीछे नहीं हट सकता ए स्टेटमेंट से। इसी का मतलब होता है एस्टॉपल। एस्टॉपल को हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पर जो 31 में लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है कि एडमिशन जो होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है एंड इट ऑपरेट्स एज एस्टॉपल। हम लोग देख रहे हैं सेक्शन 58। सेक्शन 58 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि एविडेंशियरी वैल्यू से रिलेटेड ये भी है। सेक्शन 58 कहता है कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बार अगर कोर्ट के सामने किसी इंसान ने कोई फैक्ट एडमिट कर दिया है, कुछ चीज़ स्वीकार ली है, तो सामने वाली पार्टी को उस चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यही सेक्शन 58 का होल मैटर है। अब ये किस टाइप के एडमिशन्स की बात कर रहा है? तो ये जुडिशियल एडमिशन्स की बात कर रहा है या फॉर्मल एडमिशन की बात कर रहा है। ऐसे एडमिशन जो इंसान कोर्ट के सामने बोल रहा है, कोर्ट के समक्ष जो एडमिशन्स करता है उसी से रिलेटेड है बस ये 58। एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन्स की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो इफ द पर्सन एडमिट्स एनी फैक्ट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, ओरली अगर कर रहा है या प्लीडिंग्स में कुछ भी वो स्वीकार रहा है, तो उस चीज़ को सामने वाले को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसी का मतलब है कि एडमिशन एक्ट्स एज अ वेवर ऑफ प्रूफ। इफ द पर्सन हैज एडमिटेड एनीथिंग देन सामने वाली पार्टी को, द ऑपोजिट पार्टी, नीड नॉट प्रूव दैट फैक्ट। कोर्ट नहीं कहेगी कि आप इसको फिर से प्रूफ करिए, क्योंकि एक बार उन्होंने, सामने वाले ने स्वीकार कर लिया है, तो अब प्रूफ करने की उसको जरूरत नहीं। अगर ए ने कोई चीज़ स्वीकार कर ली है तो सामने वाली जो पार्टी है बी, उसको फिर से वही चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है। कोर्ट चाहे तो बी से कह सकती है कि आप प्रूफ करिए, बट जनरल रूल यही है कि ए ने अगर एडमिट कर लिया है तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एडमिशन एक्ट्स एज अ वेवर ऑफ प्रूफ। तीसरा है कि एडमिशन आर सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। अगर एडमिशन को ड्यूली प्रूफ कर दिया जाता है कोर्ट के सामने तो इट इज रेलिवेंट, और वो फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाता है। तो एडमिशन इज सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो हम लोगों ने देखा एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन। इसमें हम लोगों ने सेक्शन 31 देखा, सेक्शन 58 देखा, और हम लोग ने ये भी देखा कि एडमिशन सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है इफ इट इज ड्यूली प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज की हम लोग ने क्लास में डिटेल में डिस्कस करा द टॉपिक ऑफ एडमिशन। सेक्शन 70 से ऑनवर्ड्स पूरा हम लोग ने मीनिंग, डेफिनेशन देखा, हु कैन मेक एडमिशन, टाइप्स भी देखा, रेलेवेंसी और एविडेंशियरी वैल्यू भी हम लोग ने पूरी कवर करी। So I will see you in next class with another topic related to law. Thank you so much.